हाँ जी दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार, जिसके अंदर अब तक अपने बढ़ चुके हैं इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी कि ये कहाँ से आए, कैसे इनका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा और अलग अलग इतिहासकार इनके बारे में क्या अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने इनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में पढ़ते हैं? शासकों के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, इनका जो शासक है मूल रूप से वो था राजा हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। ठीक है, इस हरिश्चंद्र को रोहलिदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहलिदी। ये रोहलिदी इसको योग विद्या के अंदर ज्ञान प्राप्त था, यानी कि एक ज्ञानी था योग विद्या के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता था रोहलिदी। इसके अलावा भी इसके कुछ नाम मिलते हैं जिसमें इसको कहा जाता है प्रतिहारों का आदि पुरुष। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का आदि पुरुष। उसके अलावा प्रतिहारों का गुरु। ठीक है, प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहारों का गुरु। तो हमने अभी बात की थी कि स्थापना शुरुआती जो मूल पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र। तो इनको कहा जाता है प्रतिहारों का संस्थापक। ठीक है, रोहलिदी कहा जाता है, प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है, प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है, प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। अब आगे बात करें तो इस हरिश्चंद्र की दो शादियां हुई थी। एक तो ब्राह्मणी नामक महिला से और दूसरी शादी हुई थी इसकी क्षत्राणी नामक महिला से। ये जो क्षत्राणी महिला थी, इससे इसको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। कितने पुत्रों की? 4 पुत्रों की। नंबर 1 भोग भट्ट। पहला कौन था? भोग भट्ट। दूसरा शासक था कदक। शासक क्या? इसके पुत्र, सॉरी। ठीक है, नंबर 1 भोग भट्ट और नंबर 2 कदक। नंबर 3 था रजिल और नंबर 4 था दह। ठीक है, ये इसके 4 पुत्र थे। अब इन्होंने क्या किया? हरिश्चंद्र ने शुरू में सेना बनाई अपने पुत्रों के साथ मिलकर। इन्होंने जो गुजरात प्रदेश था वहां पर विजय प्राप्त की। ठीक है, कौन सा प्रदेश जीता? गुजरात प्रदेश, जिसकी अपने शुरू में बात कर चुके हैं कि यहाँ पर ये निवास करते थे। गुजरात प्रदेश जीता और इसके बाद अब इनको प्रशासन बढ़ाना था। उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो कहाँ रहकर अपने पूरे साम्राज्य पर शासन किया जाए, यानी एक राजधानी की जरूरत थी। तो इसके लिए इन्होंने अपने 4 पुत्रों को भेजा आक्रमण करने के लिए और इन्होंने मंडोर के क्षेत्र को जीत लिया। कहाँ को जीत लिया? मंडोर के क्षेत्र को। और यहीं से इस मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय पश्चात इनकी तो हो जाती है मृत्यु, जिसमें भोग भट्ट, कदक और दह। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता, लेकिन इनका जो ये पुत्र था यानी रजिल, ये आगे चलकर शासक बनता है। हरिश्चंद्र के बाद कौन शासक आया? रजिल। ठीक है, तो मंडोर का कह सकते हैं अपने। मंडोर के हरिश्चंद्र के बाद में शासक कौन बना? रजिल। ठीक है, और रजिल बना। और रजिल के बारे में अगर अपने बात करें तो एक तो इसके बारे में महत्वपूर्ण ये बात है कि इसने करवाया था राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया था? राजसूय यज्ञ। ठीक है, उसके अलावा एक बात ये आती है कि एक नरहरि नामक एक ब्राह्मण था। कौन था? नरहरि नामक एक ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ने रजिल को आशीर्वाद दिया था और राजा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। ठीक है, रजिल के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं कि मंडोर इसकी राजधानी थी, राजसूय इसने यज्ञ करवाया था और नरहरि नामक ब्राह्मण ने इसको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बढ़ें तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक नाम आता है मोहनोत नैन्सी। ठीक है, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं, जो अलग अलग जगह पर निवास करती हैं आगे चलकर। ठीक है, जिसके अंदर अगर मुख्य बात करें तो मुख्य इन्होंने 4 शाखाएं बताई हैं, जिसमें नंबर 1 मंडोर जो कि जोधपुर में है। नंबर 1 कौन सा? मंडोर। नंबर 2 है अवंती जो कि उज्जैन में है। और नंबर 3 है राजगढ़। कौन सा है? नंबर 3 राजगढ़ जो कि गुजरात में। और नंबर 4 है कन्नौज जो कि पड़ता है
यूपी में। और इसी कन्नौज को लेकर आगे हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष आएगा जो कि लगभग 100 वर्षों तक चलेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया था गुर्जर प्रतिहारों में, अंत में जो जीत होती है वो भी गुर्जर प्रतिहारों की होती है। तो अगर मुख्य शाखाओं की बात करें तो इन्होंने ये 4 शाखाओं के नाम बताए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अपने इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में वो पढ़ते हैं मंडोर, और एक शाखा पढ़ती है इनकी भीनमाल। ठीक है, मंडोर और भीनमाल 2 शाखाओं के बारे में अपने पढ़ते हैं। मंडोर तो पड़ता है जोधपुर में और भीनमाल पड़ता है जालोर में। इन शाखाओं के बारे में अपने पढ़ेंगे। अभी तक अपने पढ़ रहे हैं मंडोर के बारे में, जहाँ की अपने बात की कि यहाँ का शासक कौन चल रहा था अभी, रजिल। ठीक है, तो रजिल के बाद में कौन शासक आता है, रजिल के बाद में शासक आता है नरभट्ट। कौन सा शासक आया, नरभट्ट। इस नरभट्ट के काल में यहाँ पर एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम था ह्वेन-सांग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के काल में भी आया था, लेकिन हर्षवर्धन के काल में यहाँ इसने राजस्थान की यात्रा भी की थी, और राजस्थान की जब इसने यात्रा की थी तो यहाँ आया था ये भीनमाल में। कहाँ पे आया था, भीनमाल में, जो कि भीनमाल है वो कवि माघ की जन्मस्थली भी है। किसकी जन्मस्थली है, कवि माघ की। ठीक है, इस भीनमाल की यात्रा पर कौन आया था, ह्वेन-सांग। और उस टाइम अगर अपने बात करें जो गुर्जर प्रतिहार शासक था वो कौन था, नरभट्ट। ये जो ह्वेन-सांग है इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। इसके अलावा इसको नीति का पंडित भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। इस ह्वेन-सांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की। ये जो पुस्तक है यहाँ पर मिलता है इस ह्वेन-सांग की यात्रा का पूरा वृत्तांत, यानी कि जो इसने यात्रा की, जो जो चीज़ें देखी वो इतिहास के रूप में कहाँ पर लिखी है, एक सीयू की पुस्तक या कहें एक ग्रंथ है जिसके अंदर इसने ये पुस्तक जो सारी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। अब अपने बात करें कि ह्वेन-सांग ने इस राजा को यानी इस शासक को नरभट्ट को किस नाम से संबोधित किया, तो इनकी ये चीनी था तो इनकी चीनी लैंग्वेज थी तो उसी में नाम लेगा। तो इसने नरभट्ट को कहा था पेलोपोली। ठीक है, जैसे अपने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि भीनमाल वगैरह के लिए क्या नाम दिया था, गुर्जरों के लिए कौन सा शब्द यूज किया था, उसी प्रकार से नरभट्ट के लिए कौन सा नाम दिया था, पेलोपोली। ठीक है, और इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शक्तिशाली। ठीक है, कौन सा शब्द दिया था, पेलोपोली, पेलोपोली या पेलोपेली। ठीक है, तो ये था इनका शासक नरभट्ट। अब हम बात करेंगे, अगला शासक आता है इनका नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अपने नागभट्ट प्रथम के बारे में। वैसे तो बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का जो संस्थापक था वो कौन था, हरिश्चंद्र। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वास्तविक रूप से इनका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में नागभट्ट और हरिश्चंद्र दोनों आ जाए कि संस्थापक पूछा जाए तो उसमें आप करोगे हरिश्चंद्र। अगर हरिश्चंद्र नहीं आता है तो उसके बाद आएगा नागभट्ट प्रथम, जो कि इसका गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये आता है भीनमाल को अपनी राजधानी बनाता है। पहले हमने पढ़ी थी राजधानी कौन सी थी इनकी, मंडोर, लेकिन अब राजधानी कौन सी है इनकी, भीनमाल, जो किसके द्वारा बनाएगी, नागभट्ट प्रथम के द्वारा। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल मिलता है हमें 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक, 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। अब अगर अपने इसके बारे में बात करें कि इसकी जो उपाधियां हैं या इसके उपनाम हैं उनकी बात करें तो इसके उपनाम मिलते हैं, एक तो मिलता है चक्रायु, चक्रायु इसका उपनाम मिलता है। उसके अलावा इसको नागावलोक व नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको नागावलोक व नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी बोला जाता है या माना जाता है किसको, नागभट्ट प्रथम को। इनका जो दरबार था उस दरबार को बोला जाता था नागावलोक का दरबार, नागावलोक का दरबार। किसके दरबार को बोला जाता था, नागभट्ट प्रथम के दरबार को। पिछली क्लास में हमने एक जिक्र किया था ग्वालियर प्रशस्ति का। कौन सी प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, इस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इन नागभट्ट को कहा गया है मल्लेच्छों का नाशक। किसका नाशक, मल्लेच्छों का नाशक, क्योंकि इसने जो मल्लेच्छ थे उनके आक्रमण को रोका था, उनका नाश किया था।
ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में कहा जाता है कि एक तो हमने पढ़ी है ना भीनमाल, इनकी राजधानी कौन सी है, भीनमाल राजधानी बनाया था। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कुछ समय के लिए उज्जैन व नागौर, ठीक है, उज्जैन व नागौर या मेड़ता कह सकते हैं, उज्जैन व मेड़ता को भी कुछ समय के लिए इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो मुख्य रूप से तो आता है भीनमाल के बारे में, इनके बारे में पूछा जाता है कि भीनमाल को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। इसके अलावा उज्जैन व मेड़ता का भी कभी कभी जिक्र आ जाता है कि कुछ समय के लिए उज्जैन व मेड़ता को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। एक बात इनके बारे में और भी सुनने को मिलती है कि ये जो नागभट्ट है ना, ठीक है, ये इनका काल था और इस समय ये बप्पा रावल के समकालीन थे। और कहते ये भी हैं कि इन्होंने बप्पा रावल के साथ मिलकर, ठीक है, बप्पा रावल के साथ मिलकर, हमने पहले बात की थी कि शुरू में एक जो अरब आक्रमण हुए थे उनके अंदर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि नागभट्ट प्रथम ने बप्पा रावल के साथ मिलकर इस मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध में पराजित किया था या हराया था, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके बारे में बात करें, जो नागभट्ट प्रथम है इनके पुत्र नहीं था, ठीक है, पुत्र नहीं था, तो इसके लिए पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था, उज्जैन में एक यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया था, इन्होंने करवाया था हिरण्य गर्भधान। कौन सा यज्ञ था, हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। जब इन्होंने ये यज्ञ करवाया तो यहाँ पर एक शासक को निमंत्रण दिया था और वो शासक था दंती दुर्ग। ये जो दंती दुर्ग था ये राष्ट्रकूट वंश से था, यानी कि राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट शासक का नाम क्या था, दंती दुर्ग, जिनको कि इन्होंने अपने यहाँ पर हिरण्य गर्भधान जो यज्ञ करवाया था उसके अंदर बुलाया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका पुत्र तो था नहीं, लेकिन इनका एक भतीजा था जिसका नाम था कक्कुक या कक्कू, ठीक है, इस प्रकार का नाम मिलता है। इनका भतीजा कौन है, कक्कुक या कक्कू, ठीक है। और इनकी एक पुत्री थी दंती दुर्ग की जिसका नाम था भूमिका देवी। इनकी पुत्री का नाम क्या था, भूमिका देवी। और इनका भतीजा नागभट्ट प्रथम का भतीजा क्या था, कौन था, कक्कुक। इन्होंने इन कक्कुक की इस भूमिका देवी के साथ शादी करवा दी थी, ठीक है। इसकी शादी कराई अपने भतीजे की किसके साथ, भूमिका देवी के साथ, ठीक है। ये थी इनकी नागभट्ट की कहानी। आगे अपने एक एक करके बाकी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।